हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर भोली। भोली चैप्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आरबीएसई क्लास 10th बुक रेजोल्यूशन। इसके साथ ही ये चैप्टर सीबीएसई की 10th क्लास में भी इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को जो कि स्टोरी में आए हैं, साथ ही साथ समरी ऑफ द स्टोरी। इस टेक्स्ट की हम फुल रीडिंग भी करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द स्टोरी की जो समरी है, मेन एसेंस है कि वो क्या है। भोली इज अ स्टोरी रिटन बाय के ए अब्बास ने लिखी है ये कहानी। एंड दिस होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल, एक लड़की जिसका नाम होता है भोली। भोली जिसको एक नाम दे दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंटल फॉल। बाई चांस एक दिन वो गिर जाती है और उसकी कोई बीमारी हो जाती है, उसके फेस में प्रॉब्लम्स आ जाती है एंड जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डल और अगली लगने लगती है। एंड साथ ही साथ शी स्टार्ट स्टैमरिंग, हकलाना वो शुरू कर देती है। इस वजह से एवरीवन मेक्स टारगेट ऑफ हर, सब उसको मजाक उड़ाते हैं, उसको इंटेलिजेंट ना होने के कारण, गुड लुकिंग ना होने के कारण। बट लेटर ऑन शी स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल ड्यू टू सम रीजन्स, एंड इन दैट स्कूल बिकॉज ऑफ अ टीचर हर लाइफ्स कम्प्लीटली चेंजेज। अब भोली जो है वो पढ़ लिख कर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की बन चुकी है। और इस स्टोरी में सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं कि भोली की मैरिज जो है एक अनइक्वल मैच के साथ की जा रही थी, लेकिन भोली इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतनी ज़्यादा सॉलिड हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि वो अपने फादर को जब झुकते हुए देखती है उस दूल्हे के सामने, दहेज की डिमांड के सामने, डावरी डिमांड के सामने, तो वो इस मैरिज के लिए डिनाई कर देती है। और इस तरह से ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो कि जो सोशल इविल है डावरी का, दहेज का, उसके खिलाफ खड़ी होती है। सो लेट अस रीड द स्टोरी। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। नाम तो उसका ओरिजिनल था सुलेखा, बट बचपन से हर कोई उसे भोली कहता था। भोली यानी सिंपलटन, जो एकदम सिंपल हो, सीधी सादी हो। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार एक पोस्ट होती है विलेज की, गवर्नमेंट पोस्ट जिसको हम कह सकते हैं। वो नंबरदार जो रामलाल था, रामलाल नेम है, उसकी 4th बेटी थी, चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months old शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. अभी क्या हुआ, when she was 10 months old, जब भोली सिर्फ 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head, वो कॉट से, चारपाई से फॉलन ऑफ हो गई, गिर गई थी अपने हेड के बल, सिर के बल। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन, और शायद उसकी वजह से उसकी ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया उस गिरने की वजह से। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton. और इसी वजह से वो एक बैकवर्ड बच्ची बन गई, क्योंकि उसके माइंड पर थोड़ी चोट लगी, दिमाग में थोड़ी चोट लगी, और जिसकी वजह से वो एक पिछड़ी हुई बच्ची, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नॉर्मल बच्चों से सीखने में जो पीछे थी, और इसलिए सब उसे भोली कहने लगे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी उस टाइम तो बहुत फेयर थी, बहुत सुंदर थी, गोरी थी, प्रिटी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन अभी क्या हुआ कि बीमारी ने यहीं पीछा नहीं छोड़ा, एक और बीमारी आई। जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक जिसको हम कह सकते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड। इतना ज़्यादा सीवियर हुआ था कि सिर्फ आंखें बची, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लेकिन पूरी के पूरे शरीर पर डीप ब्लैक पोक मार्क्स हो गए, चेचक के निशान पड़ गए, और उसकी बॉडी मानो डिसफिगर हो गई हो, विकृत हो गई हो। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अभी छोटी बच्ची तब तक नहीं बोल पाई जब तक वो 5 साल की ना हो गई हो। उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी धीरे धीरे हो रहा था। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टेमर्ड। अब 5 साल की होने के बाद जब इस बच्ची ने बोलना सीखा तो वो बोली, लेकिन स्टेमर करके, हकलाकर। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। बाकी बच्चे क्या करते थे, उसकी हकलाने वाली आवाज़ को सुन के उसका फन, मजाक उड़ाते थे और मिमिक, नकल करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इस मजाक की वजह से असर ये हुआ कि उसने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली।
रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 4 बेटियां और 3 बेटे। और भोली वैसे सबसे छोटी थी, चौथी बेटी थी और सबसे छोटी थी भाई बहनों में। इट वॉज अ प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। एक बहुत ही प्रोस्पेरस यानी रिच, समृद्ध किसान का घर था। गरीबी नहीं थी वहाँ, प्लेंटी थी, प्रचुरता थी खाने पीने की। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय भोली के बाकी सभी बच्चे, 6 के 6 बच्चे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेज। जो बेटे थे उनको सिटी में भेज दिया गया क्योंकि वो गांव में रह रहे थे, उन्हें शहर में भेजा गया ताकि वो पढ़ सके, पहले स्कूल्स में एंड लेटर इन कॉलेजेज। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बेटियों में जो एल्डेस्ट सबसे बड़ी डॉटर थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी बेटी जो मंगला थी उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। और जब वो हो गई तो उसके बाद रामलाल ने सोचा थर्ड बेटी चंपा के बारे में। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ये लड़कियां जो थी वो गुड लुकिंग थी, दिखने में सुंदर थी और हेल्दी भी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा। तो उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल तो चिंतित था भोली के बारे में। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग थी, दिखने में अच्छी थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। जिस साल मंगला की शादी हुई तब भोली सिर्फ 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल जो है उनके स्कूल में उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए। और ये वो टाइम था जब लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। शहर से तहसीलदार साहिब आए थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन करने के लिए। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम एक नंबरदार हो यानी एक रिवेन्यू ऑफिशियल और रिवेन्यू यानी राजस्व अधिकारी हो। टैक्स कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी है वो नंबरदार हुआ। और उसने कहा क्योंकि तुम एक रिवेन्यू ऑफिशियल हो तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। यानी सरकारी कर्मचारी तुम हो तो सबसे पहले तुम्हें एक एग्जाम्पल देना होगा, उदाहरण देना होगा, एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। क्योंकि लोग तभी तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे जबकि एक सरकारी अधिकारी अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा, इसलिए तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, सलाह मशविरा किया तो पत्नी चीखी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल गई तो उनसे शादी कौन करेगा? ये वो टाइम था जब सोसाइटी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी और पढ़ी लिखी लड़कियों को अच्छी नहीं माना जाता था। बट रामलाल हैड नोट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। अब पत्नी ने बेटी को स्कूल भेजने से मना किया, लेकिन रामलाल में इतना करेज भी नहीं था, इतना भी साहस नहीं था कि वो तहसीलदार को डिसओबे करे यानी तहसीलदार की बात ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू। फाइनली वाइफ ने जब ये देखा कि अब क्या किया जाए तो उसने कहा, मैं बताती हूँ क्या करें। सेंड भोली टू स्कूल। किसे स्कूल भेज दिया जाए? भोली को। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। क्योंकि वैसे भी उसका फेस अगली है, एकदम भद्दा है, लैक ऑफ सेंस, उसमें समझदारी है नहीं, तो वैसे भी उसके मैरिड होने के, शादी होने के चांसेस लिटिल है, लिटिल यानी ना के बराबर है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो अब वैसे भी इसकी शादी नहीं होनी है तो इसे स्कूल भेज दिया जाए। और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उसकी वरी करेंगे, वो उसकी टेंशन लेंगे, वो उसकी चिंता करेंगे, कम से कम हम फ्री होंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड। भोली बहुत ज़्यादा डर गई।
शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक स्कूल कैसा होता है. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कि a few days ago, कुछ दिन पहले क्या हुआ, their old cow, उनकी जो पुरानी या बूढ़ी गाय जो थी लक्ष्मी, had been turned out of the house, उसे घर से बाहर टर्न आउट किया गया, निकाला गया, ले जाया गया and sold, और बेच दिया गया. तो उसे भी ये लगा कि शायद मुझे भी ये बेचने ले जा रहे हैं. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो टेरर में, डर में चीखी नो, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, उसने अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से, पकड़ से छुड़वा लिया. व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल. रामलाल ने कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, मूर्ख लड़की, तुम्हारे साथ क्या मामला है, क्या हुआ तुम्हें. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her. फिर उसने अपनी वाइफ से क्या कहा, let her wear some decent, decent यानी कुछ अच्छे क्लोथ्स पहनने दो. नॉर्मली वो भोली को अच्छी ड्रेसेस नहीं पहनाते थे, बाकी बच्चियाँ अच्छी ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन भोली को अच्छी ड्रेसेस नहीं पहनाते थे. लेकिन आज उन्होंने कहा कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स मतलब अन्यथा, what will the teachers and the other schoolgirls think of us, वरना क्या होगा कि टीचर्स और बाकी बच्चियां हमारे बारे में क्या सोचेगी, when they see her, जब वो लोग भोली को देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए आज तक कभी नए कपड़े नहीं आए थे. द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, क्योंकि उसकी सिस्टर्स की, उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस थी वही उसे पास ऑन कर दी जाती थी, दे दी जाती थी. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई केयर नहीं करता था मेंड करने यानी रिपेयरिंग करने, फटे हुए कपड़ों को सिलने की या वॉश करने की उसके कपड़ों को. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज वो लकी थी कि उसे क्लीन ड्रेस मिली, साफ़ सुथरी ड्रेस मिली स्कूल जाने के नाम पर. विच हैड श्रंक, वो ड्रेस जो श्रंक हो गई थी, सिकुड़ चुकी थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धोने के बाद. एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो उसकी बड़ी बहन चंपा को फिट नहीं आती थी, सिकुड़ने की वजह से वो साफ़ सुथरी ड्रेस भोली को मिल गई. शी वॉज इवन बाथ, इवन आज उसे नहलाया भी गया. एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके जो मेट हो चुके, कॉयल हो चुके, जम चुके, सूखे जो बाल थे उनमें ऑयल भी लगाया गया. कोई उसकी केयर कभी नहीं करता था, आज उसे साफ़ सुथरा तैयार किया गया. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. आज जब उसे अच्छे से साफ़ सुथरा करके नहलाया धुलाया गया, उसे अच्छी ड्रेस पहनाई गई, तब उसने बिलीव किया that she was being taken to a place better than her home, कि उसे शायद उसके घर से अच्छी जगह ले जाया जा रहा है. When they reached the school, the children were already in their classrooms. अब जब ये लोग स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम्स में बैठे थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया हेड मिस्ट्रेस को, जो मेन मुख्य अध्यापिका थी उसको. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लिडन आइज, फियर लिडन आइज, डर से भरी आंखें. अब जब फादर चले गए, बच्ची अकेली डरी हुई सी इधर उधर देखने लगी. देयर वर सेवरल रूम्स, उसने देखा कि वहाँ कई सारे रूम्स थे, सेवरल मतलब कई. एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में उसके जैसी लड़कियां स्क्वेटेड यानी आलती पालती मारकर बैठी है मैट्स पर, चटाई पर. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, ये बच्चियां क्या कर रही है, या तो बुक से कुछ पढ़ रही है या स्लेट्स पर कुछ लिख रही है. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, हेड मिस्ट्रेस ने भोली को कहा एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने के लिए. भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपेंड देयर, भोली को नहीं पता था कि एक स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है. बट शी वॉज ग्लैड, वो ग्लैड थी, वो हैप्पी थी, वो खुश थी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, कि वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लगभग उसी की एज की, उसी की उम्र की, जो प्रेजेंट देयर वहाँ प्रेजेंट थी. शी होप्ड, उसने होप की, उसने उम्मीद की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, माइट मतलब हो सकता है उनमें से एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाए. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग.
अब जब उसे उस क्लास में बैठाया गया तो वहाँ एक लेडी टीचर थी, एक महिला अध्यापिका थी जो क्लास से कुछ कह रही थी, उन लड़कियों से कुछ कह रही थी, क्योंकि गर्ल्स का स्कूल था, वहाँ सिर्फ गर्ल्स थी। वो उन गर्ल्स से बात कर रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। भोली को कुछ नहीं समझ आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो दीवार की पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। कलर्स जो थे, रंग जो थे, वो उसे फैसिनेट करते थे, आकर्षित करते थे, अट्रैक्ट करते थे। द horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. वहाँ एक horse बना हुआ था जो इतना ही ब्राउन था, वो घोड़ा, जितना कि वो घोड़ा जिस पर तहसीलदार साहब बैठ के गाँव आए थे। द goat was black like the goat of their neighbor. जो बकरी बनी हुई थी वो उन्हीं के नेबर, उन्हीं के पड़ोसी की बकरी की तरह ब्लैक थी। द parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchards. मैंगो ऑर्चर्ड्स, मैंगो के गार्डन में, ऑर्चर्ड्स यानी गार्डन्स जो होते हैं, वहाँ उसने पैरट्स देखे हैं। यहाँ बने हुए पैरट्स उन्हीं की तरह ग्रीन थे। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और दीवार पर जो काऊ बनी हुई थी वो उनकी लक्ष्मी यानी उनकी गाय की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड। और अचानक से भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। कि टीचर उसी की साइड में खड़ी है और उसको देखकर स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। अब टीचर ने पूछा, लिटिल वन छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। वो हकलाकर बोलने लगी, लेकिन भो से आगे वो हकला भी नहीं पाई और कुछ बोल भी नहीं पाई। देन शी बिगेन टू क्राई। अब आज वो नई जगह थी, पहली बार आई थी, तो उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। हेल्पलेस असहाय फ्लड, बाढ़ की तरह उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, टीयर्स आने लगे, फ्लो होने लगे, बहने होने लगे, यानी कि बहुत आंसू निकले। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर। उसने अपना हेड डाउन रखा, सिर झुकाए रखा उसी कॉर्नर में जहाँ वो बैठी थी। नोट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। उसके अंदर डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कियों की तरफ देखे। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़कियां उसको देखकर लाफ कर रही है, हंस रही है, इसलिए उसमें हिम्मत नहीं थी। When the school bell rang, अब ठीक है कि भाई छुट्टी हो गई, स्कूल की बेल बजी। ऑल द गर्ल्स करीड आउट ऑफ द क्लासरूम्स। करी आउट मतलब जल्दबाजी में बाहर निकल जाना। सारी लड़कियां बाहर निकल गई, बट भोली डेयर नोट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली अभी भी डरी हुई थी, उसके अंदर डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो अपना वो कॉर्नर छोड़े। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग। अभी भी उसका हेड जो है लोअर था, नीचे था, और उसने सोबिंग यानी सुबकना जारी रखा। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर ने उसे आवाज़ लगाया भोली, और टीचर की आवाज़ बहुत सॉफ्ट और बहुत सूदिंग यानी कंफर्ट करने वाली थी, आराम देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसकी पूरी ज़िंदगी में आज तक उसे किसी ने भी इतने प्यार से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट। ये बात उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड। ये कमांड नहीं थी, ऑर्डर नहीं था, आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन था, एक सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, कि अब मुझे अपना नाम बताओ। टीचर ने कहा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसकी पूरी बॉडी पर स्वेट, पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या उसकी स्टैमरिंग टंग, हकलाने वाली टंग जो है, जीभ जो है, फिर से उसे डिस्ग्रेस करेगी यानी इंसल्ट करेगी, अपमान करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन सेक के लिए, इस काइंड वुमेन के लिए, ये जो टीचर थी, जो दयालु औरत थी, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। तो भोली ने डिसाइड किया कि लेडी मेरी बात सुनेगी, और उसने एक एफर्ट, एक कोशिश की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्योंकि उस टीचर की आवाज़ इतनी ज़्यादा सूदिंग यानी आराम पहुंचाने वाली थी। शी वुड नोट लाफ एट हर। और भोली समझ गई कि ये उसकी आवाज़ को सुन के हंसेगी नहीं। भो शी बिगिन टू स्टेमर। फिर से वो हकलाने लगी। वेल डन, वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर ने उसे एनकरेज किया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब मुझे पूरा नाम बताओ। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट।
एट लास्ट फाइनली शी वॉज एबल टू से इट, उसने भोली नाम ले लिया एंड फेल्ट रिलीव्ड, उसने राहत महसूस की एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने उसे बहुत ही अफेक्शनेटली प्यार से पैट किया, थपथपाया, एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, इस डर को अपने दिल से निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और फिर तुम क्या होगा कि एक दिन सबके जैसे नॉर्मल बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, भोली लुक्ड अप, भोली ने ऐसे देखा ऊपर, एज इफ टू आस्क, मानो पूछने वाली हो, रियली, क्या वास्तव में ऐसा होगा? येस येस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? टीचर ने बिना सुने उसकी बात जवाब दिया, यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत आसान होगा, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, सिर्फ तुम रोज स्कूल आया करो, विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडिड, सिर हिलाकर परमिशन देना। तो टीचर ने क्या किया, नो ऐसे नहीं चलेगा, से इट अलाउड, जोर से बोलो, यस, हाँ, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, भोली ने यस तो कहा बहुत कम हकला के, और वो खुद एस्टोनिश्ड थी, चौंक गई थी कि उसने ये बात कही है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? क्या नहीं कहा था? कि जल्दी ही तुम नॉर्मल बोलने लगोगी। नाउ टेक दिस बुक, अभी एक बुक लो, टीचर ने भोली को एक बुक दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, ये बुक जो थी अच्छी अच्छी पिक्चर्स से भरी हुई थी, और वो सारी पिक्चर्स कलर्ड की थी, डॉग, कैट, गोट, होर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर्स के पास एक वर्ड लिखा हुआ था बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में, यानी उस एनिमल का नेम। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर ने कहा 1 मंथ में तुम इस बुक को पढ़ने लगोगी, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद इससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और धीरे धीरे टाइम आएगा कि तुम गांव के किसी भी दूसरे पर्सन से ज़्यादा लर्नेड बन जाओगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम पर कभी भी लाफ करने के लिए, हंसने के लिए एबल नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें जो है वो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ सुनेंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और उस टाइम तुम बोल पाओगी स्लाइटेस्ट, हल्के से भी स्टेमर के बिना, मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं हकलाओगी। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कि अभी घर जाओ और कल जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, भोली को अचानक से फील हुआ एज इफ सडनली, मानो अचानक से, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की सारी बेल्स जो है, सारी घंटियां जो है वो रिंग करने लगी, बजने लगी, एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और अचानक से उसे ऐसे लगने लगा कि मानो ट्री जो है, पेड़ जो है स्कूल के सामने के, वो ब्लॉसम हो गए हैं। ब्लॉसम होने का मतलब फूल खिल गए हैं, जिस पर बड़े बड़े रेड फूल। ये सच में नहीं हुआ, बल्कि भोली के दिल का उत्साह था, जिसमें उसे चारों तरफ घंटियों की आवाज़ें सुनने लगी, हर तरफ फूल दिखने लगे। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, उसका हार्ट जो था, उसका दिल जो था वो थ्रोब कर रहा था, धड़क रहा था, विद अ न्यू होप, उसमें एक नई उम्मीद थी, एंड अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी थी। दस द ईयर्स पास्ट, ऐसे ऐसे साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, ये गांव एक स्मॉल टाउन बन गया, छोटा टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और ये प्राइमरी स्कूल जो है अब हाई स्कूल में बदल गया था, उच्च माध्यमिक जो होता है वैसा बन गया था। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, कि अब एक कॉटन गिनिंग मिल भी थी और एक सिनेमा भी था स्कूल में। जो रुई वाली मिल होती है वो मिल थी। एंड द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और अब वहाँ मेल ट्रेन जो है, मालगाड़ी वगैरह, वो भी उनके स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात अब जब डिनर हुआ उसके बाद रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा, बहुत सालों बाद की बात है, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल,
क्या मैं विशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ? विशंबर का प्रपोजल, विशंबर कौन है? एक मैन है जिसका प्रपोजल प्रस्ताव आया था भोली से शादी करने का। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, वाइफ ने कहा श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी इस तरह का एक वेल टू डू, समृद्ध, अच्छा, धनी ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा पाकर। अ बिग शॉप, ये वो आदमी है जिसकी एक बड़ी सी खुद की दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, जिसका अपना खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उस टाइम थाउजेंड, हज़ारों रुपए भी बहुत होते थे। तो भोली की माँ कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक में हज़ारों रुपए हैं। मोर ओवर, और इससे आगे, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी, वो डॉवरी भी यानी दहेज भी नहीं मांग रहा। तो विशंबर बहुत धनी परिवार से है और वो दहेज भी नहीं मांग रहा, तो ऐसे में भोली के लिए उसका रिश्ता जो है वो स्वीकार कर लिया जाए। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, भोली के फादर ने कहा कि ये तो ठीक है लेकिन वो इतना यंग नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, उसकी लगभग उतनी ही एज है जितनी कि मेरी है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, लिम्प्स यानी लंगड़ाना, वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहली शादी के जो बच्चे हैं, पहली पत्नी से जो बच्चे हैं, वो भी अभी ग्रोन अप हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। यानी ये टोटली अनमेस्ड कंडीशन थी। भोले की शादी एक ऐसे इंसान से की जा रही थी जिसकी पहले से शादी हो रखी थी, जिसकी पहली बीवी से जो बच्चे थे वो बड़े थे, और वो लंगड़ाता भी था, और साथ ही साथ उसकी एज भोली के फादर की एज जितनी थी। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, वाइफ ने कहा व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, या तो 45 साल का होगा या 50 साल का, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए बड़ी एज नहीं है, इतनी एज ठीक है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और लकी बात यह है कि वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो कुछ भी नहीं जानता भोली के पॉक मार्क्स के बारे में, चेचक के निशानों के बारे में, और उसके लैक ऑफ सेंस, बुद्धि ना होने के बारे में। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, अगर हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया विशंबर के प्रपोजल को, तो वो पूरी लाइफ अनमेरिड रह सकती है, हो सकता है पूरी ज़िंदगी उसकी शादी ना हो। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन फादर ने कहा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी, क्या भोली इस प्रस्ताव को मानेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, लेकिन मदर भोली को पूरी तरह से विटलेस, विटलेस है जिसमें बुद्धि ना हो, बुद्धिहीन, स्टूपिड, मूर्ख मानती थी। उसने कहा कि वो मूर्ख क्या कहेगी, शी इज़ लाइक अ डम काउ, डम मतलब गूंगी और काउ मतलब गाय, सीधी सादी, वो एक गूंगी गाय है, गूंगी गाय की जैसी है, यानी कि बहुत सीधी सादी है, कुछ नहीं बोलती। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल मटर कर रहा था, बड़बड़ा रहा था कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, कॉट मतलब चारपाई, भोली अपनी चारपाई पर जाग रही थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन, वो अपने पेरेंट्स की इस विस्परिंग यानी फुसफुसाती हुई इसी कॉन्वर्जेशन को, बातचीत को सुन रही थी, उसने पूरी बात सुन ली थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ जो था एक वेल टू डू ग्रोसर था, यानी कि बहुत अच्छा कमाने वाला किराने का व्यापारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो वेडिंग के लिए, शादी के लिए एक बड़ा ऐसे पार्टी, बड़ा सा ग्रुप लेकर आया था अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जिसे हम बारात कहते हैं। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, ब्रास का, तांबे का जो एक बैंड था, जैसे कि मैरिज के बैंड्स होते हैं, वो एक पॉपुलर ट्यून बजा रहा था किसी इंडियन फिल्म की, और वो आगे आगे चल रहा था इस प्रोसेशन यानी इस जुलूस, इस बारात के। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जैसे कि रिवाज है कि दूल्हा जो था, ग्रूम जो था, वो एक सजावट किए हुए घोड़े पर बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मीन होता है शानो शौकत, इतनी शानो शौकत देखकर रामलाल बहुत खुश था, ओवरजॉयड था, अत्यधिक खुश था। ही हैड नेवर ड्रेम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, ही हैड नेवर ड्रेम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानो शौकत से होगी।
भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की एल्डर सिस्टर्स, बड़ी बहनें जो इस ओकेजन पर आई थी, इस अवसर पर आई थी, उसकी शादी पर आई थी, वो एनवियस थी। एनवियस मतलब जेलस थी, ईर्ष्या कर रही थी भोली के लक को देखकर, किस्मत को देखकर कि इस तरह से शानो शौकत से भोली की शादी हो रही है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब auspicious moment यानी मुहूर्त का समय हुआ, शगुन का समय हुआ, मुहूर्त का समय हुआ, तो प्रीस्ट ने कहा, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाया जाए। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस। भोली जो है रेड सिल्क की ब्राइड ड्रेस, दुल्हन के लिबास में आई। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। उसे लाया गया ब्राइड की जगह, दुल्हन की जगह, आग के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के दोस्तों में से एक ने विशंबरनाथ को प्रॉम्प्ट किया यानी उकसाया कि गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहना। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। येलो कलर के गेंदे के फूलों की जो माला है वो दूल्हे ने लिफ्ट की यानी उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने क्या किया कि वो सिल्क का जो व्हील यानी घूंघट जो था वो दुल्हन के चेहरे से हटा दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। विशंबर ने एक बहुत ही क्विक फास्ट ग्लैंस यानी एक नज़र से उसे देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हर हैंड्स। पोइज्ड मतलब स्ट्रेट, गार्लैंड यानी वो माला जो थी वो उसी के हाथ में रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस। दुल्हन ने वापस से वो व्हील या वो घूंघट जो है अपने चेहरे पर फिर से डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अब विशंबर ने आज दुल्हन को पहली बार देखा था, भोली को पहली बार देखा, और उसने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने उसे देखा? तो फिर उसने अपने दोस्त से कहा, शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चेचक के निशान है। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। दोस्त ने कहा, सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ा, यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो यंग नहीं हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। लेकिन विशंबर के मन में लालच आ गया। उसने कहा, इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं इससे शादी करूँगा तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। उसके फादर को मुझे डावरी के तौर पर, दहेज के तौर पर 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल ने ये बात सुनी तो 5000 रुपये जो उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी वो रामलाल के पास नहीं थी। उसने अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी, जिसे कि एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वो विशंबर के पैरों में रख दी। उसने कहा, डू नोट ह्यूमिलिएट मी सो। मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट मत करें, शर्मिंदा ना करें। टेक 2000 रुपीज़। आप 2000 रुपये ले लीजिए दहेज के। नो 5000 और वी विल गो बैक, कीप योर डॉटर। लेकिन विशंबर जो था वो अड़ गया और उसने कहा कि नहीं लूँगा तो 5000, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, आप अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट, प्लीज़। कॉन्सिडरेट मतलब बात का ध्यान दीजिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारा थोड़ा तो ख्याल कीजिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। देन आउट विथ 5000, तो 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्टीमिंग डाउन हिज फेस, चेहरे पर उसके आंसू स्ट्रीम कर रहे थे, बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने सेफ को यानी लॉकर को, तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, उसने नोट्स गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने पैसे जो थे, नोट्स का बंडल जो था वो दूल्हे के पैरों में रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। ट्रायम्फेंट मतलब विजयी। विशंबर के उस लालची चेहरे पर एक विजयी स्माइल दिखाई थी, मानो वो जीत गया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने तो एक गैम्बलिंग की थी, जुआ खेला था। उसने एक चांस लिया था, वो बारात लेकर वापस नहीं जाता, बट आज उसे मौका मिला, उसने एक चांस लिया और कहा 5000 के लिए, और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। उसने कहा, उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की कि लाओ अब मुझे गार्लैंड दो, अब मुझे माला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से घूंघट को जो वो चेहरे के से, दुल्हन के चेहरे से हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें डाउन कास्ट नहीं थी, झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो ऊपर देख रही थी, सामने देख रही थी, एकदम सीधे अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव यानी भावी।
अपने भावी पति के सामने, अपने होने वाले हस्बैंड के सामने, एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही हेट यानी नफरत था, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कोल्ड यानी भाव शून्य, कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार। सिर्फ वो उसे तिरस्कार से देख रही थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने माला उठाई ताकि वो दुल्हन के गले में डाल सके, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो माला पहना सकता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली का हाथ आगे बढ़ा जैसे कि लाइटनिंग, बिजली की एक चमक हो। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और वो हाथ से उसने गार्लैंड को फ्लिंग किया यानी उछाला, और गार्लैंड उछलकर कहाँ गिर गई? माला उछलकर आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। वो खड़ी हुई और उसने वो घूंघट जो है वो उठाकर फेंक दिया यानी हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। भोली ने एक क्लियर साफ तेज आवाज में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स, जितने भी लोग वहाँ थे, वर स्टार्टल्ड, वो चौंक गए, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। जब उन्होंने उसे सुना कि वो बिना हल्का सा भी स्टेमर किए हकलाए आज बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसने कहा कि आप अपनी मनी ले लीजिए वापस, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। भोली ने वो शादी करने से मना कर दिया। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल एकदम थंडरस्ट्रक हो गया, मानो उसे बिजली का झटका लग गया हो। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर। उस टाइम लड़की का शादी से मना करना जो है एक बहुत बड़ी इंसल्टिंग बात मानी जाती थी। लोगों ने विस्परिंग करना, फुसफुसाना शुरू किया। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है ये। सो अगली एंड सो शेमलेस, एक तो ये इतनी भद्दी और ऊपर से इतनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल चीखा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस करना चाहती हो, अपमान करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, तुम्हें हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट, हमारे सम्मान की कोई परवाह है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो भोली ने कहा, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस लेम, लंगड़े ओल्ड मैन से शादी कर रही थी। एक तो ये लंगड़ा है, एक ही बूढ़ा है। बट आई विल नोट हैव सच ए मीन मतलब घटिया, ग्रीडी यानी लालची, एंड कंटेम्प्टेबल मतलब तिरस्कार वाले, कॉवर्ड यानी कायर्स को एज माई हस्बैंड, मैं ऐसे कायर, लालची, घटिया इंसान को अपने हस्बैंड के तौर पर कभी नहीं स्वीकार करूँगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं मानती इसे अपना हस्बैंड। वॉट इज शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। सब लोग कहने लगे कि कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो ये सोचा कि एक हार्मलेस, कभी नुकसान ना करने वाली डम, गूंगी गाय है, कि हम लोग तो इसे सीधी सादी भोली भाली गाय के जैसे मानते थे। भोली टर्न वायलेंटली टू द ओल्ड वुमेन। भोली ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो उसी ओल्ड वुमेन की तरफ, उसी बूढ़ी औरत की तरफ वायलेंटली, हिंसात्मक तरीके से मुड़ी। येस आंटी, यू आर राइट। उसने कहा, हाँ आंटी आप बिल्कुल सही है। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सबको यही लगता था मानो मैं एक गूंगी ड्रिवन काउ हूँ, जिसे आप जैसे चलाओगे वो वैसे चलेगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और इसी वजह से आप सब मुझे हैंड ओवर करना चाहते थे, देना चाहते थे इस हार्टलेस, इस निर्दयी क्रीचर को, निर्दयी प्राणी को। मतलब मेरी शादी एक ऐसे निर्दयी प्राणी से करवाना चाह रहे थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब जो वो गूंगी गाय है, द स्टेमरिंग फूल, वो हकलाने वाली मूर्ख, स्पीकिंग, आज वो बोल रही है, यानी आज मैं बोल रही हूँ जो हमेशा चुप रहती थी। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, आप और ज़्यादा सुनेंगी? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबरनाथ जो है, जो ग्रोसर था, जो दूल्हा बन के आया था, वो किराने का व्यापारी, उसने वापस अपने ग्रुप के साथ जाना शुरू किया। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दैट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। बेचारे म्यूजिक वाले, बैंड वाले, उन्हें ये लगा कि शायद पूरा सेरेमनी एंड हो गई है, शायद जो शादी हो चुकी है, पूरा उत्सव जो है, पूरा रिवाज जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, उन्होंने क्लोजिंग गाना बजाना शुरू किया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल मानो जमीन से रूटेड, जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से चिपका हुआ खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका हेड जो है बोर्ड, झुका हुआ था लो नीचे,
विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। किस वजन से? ग्रीफ यानी दुख के वजन से, और शेम यानी शर्म। उसे शर्म आने लगी थी, इस वजह से वो उसका सिर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। वो जो सेक्रेड फायर, मंडप की जो आग जल रही थी, पवित्र आग जो थी, सेक्रेड यानी पवित्र, उसकी फ्लेम्स, उसकी लपटें धीरे धीरे स्लोली डाइड डाउन, बुझने लगी। एवरीवन वॉज गोन, सब चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल अब भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। कि अब तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू? आप क्या करें? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। सुलेखा ने कहा उस आवाज़ में जो बहुत ही काम यानी जो बहुत ही शांत और जो बहुत ही स्टडी थी, कंटिन्यूस थी, उसने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि मैं आपकी ओल्ड एज में आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? उसकी टीचर, वही टीचर जिसने उसमें इतना कॉन्फिडेंस भरा, जिसने उसे इतना पढ़ाया, वो पास खड़ी थी और उसने कहा, इजंट दैट राइट मैम? क्या ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर अब तक पूरे सीन के दौरान मानो वो इस नाटक को देख रही थी, कॉर्नर में खड़े। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। उसने कहा, हाँ भोली, ऑफ कोर्स, निसंदेह तुम उसी स्कूल में पढ़ाओगे। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, टीचर की आंखें मुस्कुरा रही थी, वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। उन आंखों में एक लाइट थी, एक चमक थी, एक रोशनी थी, सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, ये वो चमक थी, वो संतुष्टि थी जो एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को तब होती है व्हेन कंटेम्पलेटिंग, जब वो कंटेम्पलेट करता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, अपनी सर्वोत्तम कृति के कंप्लीट होने पर। आज उस टीचर को शायद यही लगा कि अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट उसने लिया है वो भोली की लाइफ को चेंज करके लिया है। और एज ए टीचर यही एक टीचर की संतुष्टि होती है कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की लाइफ को वो चेंज कर सके। So students, this was the chapter about Bholi, who was a very simple girl, who was very much afraid, without any confidence, and how she came over this all situation, how she became a confident girl, और कैसे उसने एक social evil, सामाजिक जो बुराई थी दहेज की, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो कीप एंजॉइंग लिटरेचर, कीप लर्निंग लैंग्वेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।